तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अगले सेशन की। और इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। पहले तो ये देख लेते हैं कि फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ होती क्या हैं। इनका इस्तेमाल हमने काफ़ी ज़्यादा क्लास 10th में किया था। पहली जो फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है वो इस तरह से होती है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। वो अलग बात है कि हमने 10वीं क्लास में ऐसे याद किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमने थीटा की जगह पर एक्स ले लिया है, क्योंकि अब हम उन्हें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशोज़ कहने के बजाय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस कहते हैं। इसलिए और जितने भी फंक्शन होते हैं देखिए उनको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। अगर आप थीटा भी लिख देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। दूसरी जो फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी थी वो ये थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। और तीसरी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये तीन जो हैं ये फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। इनके बारे में आपने 10वीं क्लास में पढ़ा भी था और इनका काफ़ी इस्तेमाल भी किया था। फ़िलहाल हमें इस सेशन में ये देखना है कि आखिर ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ आती कहाँ से हैं। तो इनको बनाने के लिए, इनका डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर एक यूनिट सर्कल बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा सर्कल बनाना पड़ेगा जिसकी रेडियस 1 यूनिट होगी। तो ये वो यूनिट सर्कल है जिसकी बात चल रही थी। ये उतना परफेक्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो अगर ये एक यूनिट सर्कल है तो ये जो रेडियस आप देख रहे हैं इसकी लंबाई होगी 1 यूनिट। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर 1 चलेंगे और वाई पे नहीं चलेंगे। तो इसका मतलब वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इसके लिए हम एक्स पे तो जा ही नहीं रहे, हम सीधा वाई पे जा रहे हैं। क्योंकि हम एक्स पे नहीं गए तो एक्स के कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे। और वाई पे हम कितना चले हैं, 1 यूनिट, क्योंकि सर्कल की जो रेडियस है वो 1 यूनिट के बराबर है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,1। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1,0 और ऐसे ही इस वाले के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0,-1। तो मैंने इस सर्कल के नीचे भी लिख दिया है कि ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल ऐसा सर्कल कहलाता है जिसकी रेडियस की लंबाई 1 यूनिट होती है। तो इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेंगे। मान लेते हैं कि वो पॉइंट P है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं A, B। अब आप ध्यान से देखिएगा कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट A, B हैं तो इसका मतलब होगा कि ये वाली जो डिस्टेंस है जो y एक्सिस पर कवर की जाएगी ये वाली डिस्टेंस होगी B, और जो डिस्टेंस x एक्सिस पर कवर की जाएगी वो क्या होगी, A होगी। देखो x पर A चलेंगे, y पर B चलेंगे, तभी तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट A, B हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आपने अच्छी तरीके से पढ़ी रखी होगी। तो इस तरीके से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। अब हम क्या करते हैं, O को P से कर देते हैं ज्वाइन। ये सर्कल की रेडियस है OP और ये 1 यूनिट के इक्वल होगी। अगर ये वाली लंबाई A है तो ये भी तो A ही होगी भाई, ये इसके इक्वल ही तो होगा। और ये B है तो ये भी क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि ये वाला जो एंगल है, ये जो टर्न हुआ है इतना एंगल, ये x है। तो अगर ये एंगल x है तो ये जो अर्क आपको दिखाई दे रहा है इस अर्क की लंबाई भी कितनी होगी, x होगी। क्योंकि हम पीछे इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं। पीछे हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि जितना एंगल यहाँ पर होता है यूनिट सर्कल में उतनी ही अर्क की क्या होती है, लेंथ होती है। चलिए खैर, फिलहाल आप इस राइट ट्राइंगल को ध्यान से देखिए जिसका नाम है O। यहाँ पे कुछ नाम दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने n लिख दिया है। तो राइट ट्राइंगल ONP के अंदर अगर हमें निकालना हो cos x, ठीक है। cos का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस अपॉन हाइपोटेनियस cos का फार्मूला। तो ये जो एंगल x है इसके लिए बेस का काम कौन करेगा, A करेगा। और हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के ठीक सामने यानी कि 1। तो इस तरह से cos x की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, A आ जाएगी। इसी तरह से अगर इस ट्राइंगल के अंदर sin x की वैल्यू निकाली जाए तो sin x का फार्मूला क्या होता है। तो ये जो एंगल x है इसके लिए B जो है वो परपेंडिकुलर का काम करेगा।
90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस होगा जिसकी लंबाई 1 है। तो इस तरीके से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सॉरी साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी b। अब हम क्या करने वाले हैं, इस राइट ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस अप्लाई करने वाले हैं। हम लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ONP, राइट ट्राइंगल ONP के अंदर पाइथागोरस लगाएंगे तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर सॉरी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप अच्छी तरह से जानते होंगे पाइथागोरस को। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, a की जगह पर तुम क्या लिखोगे cos x, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही b की जगह पर क्या लिखोगे sin x, तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरह से तुम्हारी पहली फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी जो है वो तैयार हो जाएगी। तो आज तुमने देखा कि ये जो आइडेंटिटी तुमने 10वीं में इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की थी, आखिर ये बनती कैसे है। तो इस आइडेंटिटी को हमने कैसे बनाया एक बार फिर से समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें एक यूनिट सर्कल बनाना पड़ेगा। यूनिट सर्कल बनाने के बाद हमने उसके जो ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनको लिख लिया ऐसे ही अपनी समझ के लिए। इसके बाद हमने क्या किया, इस यूनिट सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया P और मान लिया कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे a, b। अब अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, b हैं तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ a होगी, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ b होगी, तभी तो हम उस पॉइंट पे पहुँचे होंगे। इसके बाद हमने इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस है इसलिए इसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। इसके बाद हमने क्या किया, इस राइट ट्राइंगल के अंदर से सबसे पहले cos x की वैल्यू निकाली, फिर sin x की वैल्यू निकाली और फिर हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी पाइथागोरस थ्योरम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। फिर a की वैल्यू जो ऊपर से आई थी cos x वो रख दी, b की वैल्यू जो आई थी sin x उसको रख दिया और हमारी पहली फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी तैयार हो गई। उम्मीद है कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये आइडेंटिटी हमें कहाँ से मिलती है। देखिए, हम जिन आइडेंटिटीज़ का जिन फार्मूलों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें पता हो कि वो किस तरह से आए हैं तो फिर हम मैथमेटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और आगे किसी भी तरह की कठिनाई हमें महसूस नहीं होती, हमें मतलब सब्जेक्ट मुश्किल नहीं लगता बिल्कुल भी, अगर हमने हर चीज़ समझ रखी हो तो। अब बाकी की जो आइडेंटिटीज़ बची हैं इन्हें भी देखते हैं अगले पेज पर। तो अब दूसरी जो आइडेंटिटी है फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, ये कैसे बनेगी ध्यान से देखिए। पहले वाली जो हमने अभी बनाई थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, अगर इस पूरी आइडेंटिटी को हम डिवाइड कर दें कॉस स्क्वायर एक्स से, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। और जब इसको cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। हमने क्या करा, फर्स्ट आइडेंटिटी को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया। अब इधर तो टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से पहली जो ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमने तैयार कर दी है। लेकिन इसको तैयार करने के लिए हम उस यूनिट सर्कल की मदद भी ले सकते हैं। उससे कैसे बनेगी आइडेंटिटी देखिए ज़रा यहाँ पर साइड में। तो ये हमारा वही यूनिट सर्कल है। इसके ऊपर फिर से हम पॉइंट ले लेते हैं P जिसके कोऑर्डिनेट होंगे a, b। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक a है और यहाँ से वहाँ तक क्या है, b है। तो ये a हो गया, ये b हो गया, इसको यहाँ से ज्वाइन भी कर देते हैं और इसकी लंबाई कितनी होगी 1, क्योंकि ये सर्कल की रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। और ये हो गया सर्कल का सेंटर। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। सबसे पहले लिखो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसके बाद क्या होगा कि 1 को तो ऐसे ही रहने दो। टेन का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर b है और बेस क्या है a, तो b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब आप यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे a स्क्वायर, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके बाद नीचे जो a स्क्वायर है वो तो ऐसे ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मिलाकर बनाएंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन a स्क्वायर आ जाएगा। अब पिछले वाले पेज से a क्या था वो देखो ज़रा, a क्या था, a था कॉस।
तो एक ही जगह पर आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हमने ज्योमेट्रिकली भी इस आइडेंटिटी को बना दिया। तो ये वैसे बेस्ट है ज्योमेट्रिकली प्रूव करना, लेकिन ऐसे भी किया जा सकता है, दोनों में कोई बुराई नहीं है। तो जिस तरह से मैंने दूसरी आइडेंटिटी बनाई, इसी तरीके से आप तीसरी आइडेंटिटी खुद से बना सकते हैं। उसको मैं आपको नहीं करके दिखाऊंगा, बस ऐसे ही लिख देता हूँ। तीसरी आइडेंटिटी है 1 कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स। तो ये वाली आइडेंटिटी जो है ना, आप खुद से बनाइएगा और दोनों तरीके से बना के देखिएगा, ऐसे भी और ज्योमेट्रिकली भी। तो अगर आप इस तरीके से बनाना चाहते हैं, तो जैसे हमने कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया था, अगली बार आप किससे डिवाइड कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स से, क्योंकि जब इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और इसको साइन से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। और ज्योमेट्रिकली भी आप इस तरीके से, जैसे मैंने करके दिखाया, ऐसे प्रूव कर सकते हैं। तो तीनों फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं उनको हमने प्रूव कर दिया है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कैसे हम यूनिट सर्कल की मदद से इन तीनों फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मत समझिए कि आपने 3 आइडेंटिटी समझ ली तो आप सब कुछ समझ गए ट्रिग्नोमेट्री के बारे में या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में। अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में बहुत कुछ समझना है। अभी तो ये समझो केवल तुमने 5% ही समझा है, अभी 95% बाकी है। तो उस बचे हुए को समझने के लिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए खैर, तो अब हम स्टडी करते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स की। सबसे पहली बात तो क्वाड्रेंटल एंगल होते क्या हैं वो समझ लेते हैं, मतलब कि इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दी है, ऑल एंगल्स विच आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। π/2 का मतलब होता है 90, मतलब डिग्री में 90 तो बोलते हैं ना π/2 को, आर कॉल्ड क्वाड्रेंटल एंगल्स। तो ऐसे एंगल जो 90 के मल्टीपल होते हैं, 90 डिग्री के मल्टीपल होते हैं, उन्हें क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री एंड सो ऑन। और अगर इन्हीं एंगल्स को रेडियन में लिखा जाएगा तो 0, π/2, पाई, ये आ जाएगा 3π/2 और ये आ जाएगा 2π, और ऐसे ही यहाँ पे भी चलता रहेगा। तो ये जो एंगल होते हैं जो 90 के मल्टीपल होते हैं उन्हें क्वाड्रेंटल एंगल कहा जाता है। जैसे 0 90 का मल्टीपल होता है, 90 खुद 90 का मल्टीपल होता है, 180 भी 90 का मल्टीपल है, और ये देखो 3 × 90 लिखा है तो 90 का तो मल्टीपल हुआ ही। वैसे भी 270 जो है वो 90 से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। तो अब हम ये देखेंगे कि जो क्वाड्रेंटल एंगल हैं इनमें साइन और कॉस जो फंक्शन होते हैं उनकी क्या क्या वैल्यू निकल कर आती है, और उसके लिए फिर हम यहाँ पर यूनिट सर्कल बनाएंगे। जो भी चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं इस समय, वो आपके, मैं कह नहीं सकता कि आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरे फोकस से, पूरे ध्यान से इनको देखते रहिए। तो यहाँ पे मैंने वो यूनिट सर्कल फिर से बना दिया है। सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे cos 0 की। cos 0 एक क्वाड्रेंटल एंगल होता है, इसकी क्या वैल्यू होती है निकालने की कोशिश करते हैं। cos 0 डिग्री कहें या cos 0 कहें रेडियन में, तो बात एक ही होती है। तो फिर से मुझे इस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लेना पड़ेगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे a, b, और इसको यहाँ से हम क्या कर देंगे, ज्वाइन। ये 1 हो जाएगा, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये b हो जाएगी, और ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, a। और ये जो पूरा एंगल आप देख रहे हैं ये x डिग्री का होगा। तो अब अगर ये पूरा एंगल x है और हम बात कर रहे हैं 0 की, तो इसका मतलब कि ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं OP, ये लाइन यहीं पर आ जाएगी OA के ऊपर ही, क्योंकि ये जो एंगल x अभी बना हुआ है ये रिड्यूस होते होते कहाँ तक आ जाएगा, OA के ऊपर आ जाएगा। इसका मतलब OA और OP में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो cos का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो ये है बेस। तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात यह है कि जब ये एंगल जो अभी x हमें दिखाई दे रहा है, जब ये 0 डिग्री हो जाएगा तो ये वाली जो लाइन है पूरी यहीं पे ही पहुँच जाएगी। मतलब कि बेस और हाइपोटेनियस दोनों क्या हो जाएंगे, सेम। बेस भी OA हो जाएगा और हाइपोटेनियस भी क्या हो जाएगा, OA हो जाएगा, क्योंकि वो हाइपोटेनियस घूमते हुए OA के ऊपर आ जाएगा। तो बेस भी यहीं पर हो जाएगा, हाइपोटेनियस भी यहीं पर हो जाएगा जब एंगल x 0 डिग्री होगा। तो इसका मतलब बेस और हाइपोटेनियस दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो बेस भी OA, हाइपोटेनियस भी क्या हो जाएगा, OA, और OA से OA कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
और जैसे जैसे ये वाली साइड घूमते हुए नीचे आएगी वैसे वैसे ये जो आप देख रहे हैं परपेंडिकुलर, ये ख़त्म हो जाता है। परपेंडिकुलर 0 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये लाइन यहाँ पर आएगी तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी, उस समय 0 हो जाएगी। तो अब हमें ये पता चल चुका है कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उससे क्या होगा कि साइन 0 की जब वैल्यू निकाली जाएगी तो परपेंडिकुलर की जगह पर हम 0 रखें। अब चाहे हाइपोटेनियस कुछ भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे अगर 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। वैसे हाइपोटेनियस जो है इस पूरे सर्कल में 1 ही रहेगा, चाहे ये घूम के कहीं भी चला जाए, क्योंकि ये हाइपोटेनियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पूरे सर्कल के अंदर 1 ही रहेगा। तो हाइपोटेनियस की जगह पर हमने 1 रख दिया। अब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस तरह से साइन 0 की वैल्यू 0 निकाली और कॉस 0 की वैल्यू 1 निकाली। तो अब ये जो वैल्यू निकली है कॉस 0 और साइन 0 की, ये वैल्यू ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट को भी रिप्रेजेंट करती हैं। देखो 1 ये रहा और 0 ये रहा। तो इससे ये साबित होता है कि ये जो 1 है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, कॉस को, और ये जो 0 है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, साइन को। और यहाँ पे मैं एंगल के लिए x लिख देता हूँ। अब x की वैल्यू फ़िलहाल यहाँ पर इस पॉइंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि जब एंगल x 0 हुआ था तभी हमें cos x की वैल्यू 1 मिली थी और sin x की वैल्यू क्या मिली थी, 0 मिली थी। तो अब इस बेस पर हम क्या करेंगे ना, जैसे हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को cos x और sin x से रिलेट कर दिया है, अब इस बेस पर हम क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट की मदद से हम जब x की वैल्यू बढ़कर 90 डिग्री हो जाएगी, जब ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा, तो cos 90 और sin 90 की वैल्यू भी हम इजीली निकाल पाएंगे। देखिए किस तरीके से निकलेंगी, cos 90 और sin 90। तो ये जो फर्स्ट वाला है ये तो रिप्रेजेंट करेगा किसको, cos 90 को, और ये जो सेकंड वाला है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, sin 90 को। तो इस बेस पर cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और sin 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। और आप पहले से ही जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, जो 10वीं में तुमने रटी थी, मतलब इनको याद किया था तुमने। इसी तरह से जब ये एंगल बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री का हो जाएगा तो cos पाई की वैल्यू मिलेगी हमें और किसकी मिलेगी, sin पाई की। तो फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है यानी कि x कोऑर्डिनेट, वो cos पाई को रिप्रेजेंट करेगा, cos पाई, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये sin पाई को रिप्रेजेंट करेगा। तो cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू 0। ऐसे ही जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता रहेगा, अब यहाँ पर आ जाओ, cos 3π/2। तो cos 3π/2 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसको लिख देंगे cos 3π/2, और ये क्या है, ये है sin 3π/2, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो cos 3π/2 की वैल्यू 0 और sin 3π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1। इसी तरह से अब ये एंगल अभी तक तो 270 डिग्री का हुआ है, 3π/2 मतलब 270 डिग्री। अब ये घूमकर जब आगे बढ़ेगा तो ये 360 डिग्री का हो जाएगा। 360 को हम क्या बोलते हैं, 2π बोलते हैं रेडियन में। तो cos 2π की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और sin 2π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या करा कि जो 90 के मल्टीपल थे, मतलब क्वाड्रेंटल एंगल जो थे, थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है, क्वाड्रेंटल एंगल जो थे उनकी वैल्यू cos और sin के केस में हमने निकाल दी है। जैसे कि cos 0 की वैल्यू 1, sin 0 की वैल्यू 0, cos 90 की वैल्यू 0, sin 90 की वैल्यू 1, इस तरीके से हमने इसको निकाला। तो आप इस बात को भी हमेशा ध्यान रखेंगे कि इस सर्कल के ऊपर पॉइंट P को कहीं भी लोगे तो उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो cos को रिप्रेजेंट करेगा और y कोऑर्डिनेट जो है वो sin को रिप्रेजेंट करेगा। देखो हमने यहाँ पर 1 जो वैल्यू ली थी वो cos x की थी, 0 वैल्यू किसकी थी, sin की। तो x कोऑर्डिनेट cos को रिप्रेजेंट करेगा और y कोऑर्डिनेट किसको रिप्रेजेंट करेगा, sin को। ये जानकारी आगे भी कई चैप्टर्स में आपके काम आएगी। तो अभी तो हमने यहाँ पर क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यू निकालनी सीखी है ज्योमेट्रिकली। अभी जो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं होते, जैसे π/4, π/6, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, इनकी वैल्यूज़ कैसे आती है उसे भी हम देखेंगे आगे। अभी यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ों को भी नोटिस करने की ज़रूरत है। आप ध्यान से देखिए साइन की वैल्यू 0 कब कब थी। एक तो 0 वैल्यू साइन की तब मिली थी जब एंगल 0 डिग्री था। एक वैल्यू 0 तब मिली जब साइन का एंगल कितना था, 180 डिग्री। और तीसरी साइन की वैल्यू हमें 0 तब मिली जब एंगल था 360 डिग्री।
तो साइन की वैल्यू 0 हमें यहाँ पर मिली जब इस जगह पर एंगल 0 था। जब एंगल बढ़ते हुए 180 हो गया तब साइन की वैल्यू 0 मिली, और जब एंगल बढ़ते बढ़ते 2 पाई हो गया, 2 पाई का मतलब 360, तब हमें साइन की वैल्यू क्या मिली, 0। अब इसके बाद हम फिर से अगर आगे बढ़ने लगे, मतलब कि जब हम पूरा 360 डिग्री कवर कर देंगे, यानी कि 2 पाई कवर कर देंगे, उसके बाद जब हम फिर आगे बढ़ेंगे 1 पाई और हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक घूमे थे, 2 पाई तो पहले ही हो गया था, अब 1 पाई और हो जाएगा तो 3 पाई हो जाएगा। 3 पाई पर फिर साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर घूमेंगे, फिर 4 पाई हो जाएगा, फिर साइन की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एंगल बढ़ता रहेगा लेकिन साइन की वैल्यू जो 0 आ रही है, मतलब कि पीरियोडिकली हमें साइन की वैल्यू 0 मिलती रहेगी। जब एंगल 0 था तब 0 थी, जब एंगल बढ़कर पाई हो गया तब 0 थी, जब एंगल बढ़कर 2 पाई हो गया तब 0 थी, जब एंगल बढ़कर 3 पाई हो जाएगा तब 0 हो जाएगी, जब एंगल बढ़कर 4 पाई हो जाएगा तब 0 हो जाएगी। तो साइन की वैल्यू हमें 0 कहाँ कहाँ पर मिल रही है। तो हमारी बुक में भी ये बताया गया कि साइन की वैल्यू हमें 0 कब कब मिलेगी, जब एंगल 0 डिग्री होगा, जब वो 180 डिग्री होगा, चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का, जब वो 360 डिग्री होगा, जब वो 3 पाई होगा, जब वो 4 पाई होगा, 5 पाई, 6 पाई, इस तरीके से आता रहेगा। देखो पहले 0 पाई, फिर 1 पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई। तो अभी हमने देखा कि साइन की जो वैल्यू है ना 0, हमें इस तरीके से जो पाई के मल्टीपल्स हैं उन पे मिलनी चली जाएगी। 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, इस तरीके से। कॉस की वैल्यू 0 हमें कब कब मिलेगी, यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन पहले हम डायग्राम में देखते हैं। तो यहाँ पे तो कॉस की वैल्यू 1 है, लेकिन इस जगह पर कॉस की वैल्यू 0 है, यानी कि जब एंगल π/2 होगा तब कॉस की वैल्यू 0 होगी, और जब वो 3 π/2 हो जाएगा तब भी कॉस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ऐसे ही फिर घूम के आगे बढ़ेंगे, फिर कॉस की वैल्यू 0 होगी, फिर घूम कर यहाँ आएंगे, कॉस की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि कॉस की वैल्यू हमें 0 कब कब मिलेगी, जब वो 90 डिग्री का एंगल होगा, जब वो 270 का होगा, जब वो 5 π/2 का होगा। अब इस पैटर्न को ध्यान से देखो ज़रा, ये 1 × 90, 3 × 90, 5 × 90, इसके बाद आएगा 7 × 90, मतलब कि ऑड नंबर्स आते चले जाएंगे। पहले क्या आया 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, इस तरीके से आता चला जाएगा। अब साइन की वैल्यू 0 कब मिल रही है, कॉस की वैल्यू 0 कब मिल रही है, इसको यहाँ पर इन्होंने जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हमने उसको यहाँ पे लिख दिया कि साइन की वैल्यू कब 0 होगी और कॉस की वैल्यू कब 0 होगी। लेकिन जब इसे जनरल फॉर्म में लिखना होता है कि साइन की वैल्यू कब 0 होगी, तो साइन की वैल्यू तभी 0 होगी जब x जो है वो किसके इक्वल होगा, n पाई के। अब ये n पाई का मतलब क्या है, यहाँ पर n रिप्रेजेंट करता है किसी भी इंटीजर को, n बिलोंग्स टू z। जब आप n की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 बन जाएगा, ये आ जाएगा। जब आप n की जगह 1 रखेंगे तो ये पाई बन जाएगा, तो ये वाला आ जाएगा। जब आप n की जगह 2 रखेंगे तो 2 पाई बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। 3 रखेंगे तो 3 पाई बन जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो n की जगह कोई भी इंटीजर पुट करते रहेंगे तो आपको ऐसे एंगल मिलते रहेंगे जो साइन x को क्या बना सकते हैं, 0 बना सकते हैं। ऐसे ही cos x को 0 बनाने वाले एंगल्स कौन कौन से होंगे, x = 2n + 1 π/2। ये एंगल ऐसे होंगे जो cos x को क्या बना सकते होंगे, 0। कैसे, ज़रा देखो, n क्योंकि इंटीजर से बिलोंग करता है, तो जब आप n की जगह 0 रखेंगे तो ये पूरा हिस्सा 0 बन जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 1। 1 की π/2 में मल्टीप्लाई करोगे तो π/2 आएगा, आपको पहला एंगल मिल जाएगा। फिर आपने यहाँ पर n की जगह 2 रख दिया, 2 × 2 = 4, 4 और 1 5, और 5 की इसमें करेंगे तो 5 π/2 आ जाएगा। तो मैंने ना यहाँ पे गलती से 3 के बाद 7 लिख दिया था, यहाँ पे 5 आना चाहिए और उसके बाद आएगा 7 π/2 प्लस माइनस। कुल मिला के यह है कि n की जगह कुछ भी रखोगे तो आपको ये वाले एंगल्स मिलने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे ये समझा कि साइन x को 0 बनाने वाले और cos x को 0 बनाने वाले कौन कौन से एंगल होंगे। तो ऐसे एंगल जो साइन x को 0 बना सकते हैं वो n पाई फॉर्म के होंगे, n की जगह आप कोई भी इंटीजर रख सकते हैं। और ऐसे एंगल जो cos x को 0 बना सकते हैं वो होंगे 2n + 1 π/2 के इक्वल, और n की जगह आप यहाँ पे कोई भी इंटीजर पुट कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यूज़ आपको मिलती रहेंगी। अब क्योंकि हमें ये पता चल चुका है कि साइन x कब 0 होगा और cos x कब 0 होगा, अब इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बचे हुए हैं उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि वो कब कब डिफ़ाइन होंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कोसेक x की,
कोसेक एक्स जो होता है वो 1/sin x के इक्वल होता है। लेकिन अगर किसी वजह से sin x 0 हो गया तो कोसेक एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि 1/0 वाली फॉर्म यहाँ पे बन जाएगी। और हमें बताना है कि कोसेक एक्स जो है वो कब कब डिफाइंड होगा। तो कोसेक एक्स जो है वो डिफाइंड होगा एक्स की उन सभी वैल्यूज़ के लिए जो n पाई के इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर x n पाई के इक्वल हो गया, अगर x n पाई के इक्वल हो जाएगा तो sin x क्या हो जाएगा, 0, और sin x के 0 होते ही यहाँ पर क्या बन जाएगी, अनडिफाइंड फॉर्म। तो cos x जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो cos x डिफाइंड तभी रह सकता है जब x किसके इक्वल ना हो, n पाई के इक्वल ना हो। बाकी कुछ भी हो जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए। ना तो वो पाई हो, ना वो 2 पाई हो, ना वो 0 हो। साइन 0 अगर यहाँ पर हो गया तो साइन 0 की वजह से ये क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा और अनडिफाइंड बन जाएगा। तो x की वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं होनी चाहिए अगर आप कोसेक x को डिफाइंड रखना चाहते हैं। इसी तरह से सेक x जो होता है वो 1/cos x के इक्वल होता है। लेकिन अगर cos x 0 हो गया तो फिर सेक x भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। और cos x 0 कब हो सकता है, जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 के इक्वल होगी। तो इसका मतलब x की वैल्यू इसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू इसके इक्वल हुई तो cos x 0 बन जाएगा, और cos x के 0 बनते ही sec x जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो sec x को डिफाइंड होने के लिए x को इसके इक्वल नहीं होना होगा। इसी तरह से बारी आती है tan x की। tan x को हम इस तरह से लिखते हैं sin x/cos x। तो यहाँ पे भी अगर cos x 0 हो गया तो tan x क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्योंकि नीचे 0 आते ही इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाएगी। तो इसको इन्फिनिटी होने से बचाने के लिए, अनडिफाइंड होने से बचाने के लिए x जो है वो 2n+1 π/2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से बारी आती है cot x की। cot x इसके इक्वल होता है cos x/sin x के, और sin x अगर 0 हुआ तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब x को किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर x n पाई के इक्वल हो गया तो साइन जो है वो 0 बन जाएगा, और साइन के 0 बनने की वजह से अनडिफाइंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। तो हमने देखा कि sin x cos x के इस जानकारी की वजह से कि कब कब ये 0 हो सकते हैं, हम ये बता सकते हैं कि बचे हुए जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कब कब डिफाइंड होंगे और कब कब वो डिफाइंड नहीं होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ा कि कैसे बनती हैं, कैसे उनका डेरिवेशन होता है यूनिट सर्कल की मदद से। इसके बाद हमने पढ़ा कि क्वाड्रेंटल एंगल क्या होते हैं। तो क्वाड्रेंटल एंगल वो होते हैं जो 90 के मल्टीपल होते हैं, जैसे कि 0, 90, 180, 270, 360 और आगे भी इसी तरीके से मिलते रहेंगे। और इन क्वाड्रेंटल एंगल पर साइन और कॉस की वैल्यू हमने निकाल के देखी। साइन 0 कॉस 0 निकाले, साइन 90 कॉस 90 निकाला, साइन 180 कॉस 180 निकाला, साइन 360 कॉस 360 निकाला। और हमने ये भी देखा कि क्वाड्रेंटल एंगल में ये जो वैल्यूज़ हमें मिल रही हैं ये लगातार क्या होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। जैसे हमने देखा कि साइन की वैल्यू 0 कब कब होगी, 0 डिग्री पर होगी, फिर 180 डिग्री पर होगी, उसके बाद 360 डिग्री पर होगी। ऐसे ही कॉस की वैल्यू 0 कब कब होगी, जब कॉस 90 होगा, जब कॉस 3π/2 होगा यानी कि 270 होगा। 0 पर ही फोकस करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते थे कि जो बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो कब कब डिफाइंड होंगे, कब कब डिफाइंड नहीं होंगे। अगले लेक्चर में हम बचे हुए जो एंगल्स होते हैं जैसे कि 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, उनकी वैल्यूज़ इस यूनिट सर्कल की मदद से कैसे निकाल सकते हैं वो सीखें। क्योंकि अब